अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदारन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। आज हम बात करेंगे किस तरह से एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एड्सॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और हमने कहा था 5 फैक्टर्स जिन पे मेनली डिपेंड करता है वो हैं नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड प्रेशर। तो हमने 3 फैक्टर पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आइए बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सरफेस पे। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस, फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट है, केमिकल पे क्या इफेक्ट है, इसकी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। द वर्ड आइसोबार स्टैंड्स फॉर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, विद टेम्परेचर, उसे एड्सॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। सो एड्सॉर्प्शन आइसोबार इज द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में जो ग्राफ है उसे हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ये जो बार है, ये जो ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से है। द ग्राफ इज लाइक दिस, ये देखें। अब इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है। मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज इवॉल्व्ड। अब इसका जो रिवर्स होगा डिसऑर्प्शन, वो एंडोथर्मिक होगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मींस एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा मींस डिसऑर्प्शन विल टेक प्लेस। हमने +1 में ली चैटलर प्रिंसिपल की बात की थी। ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मींस ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अब अगर जब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो डिसऑर्प्शन की तरफ को शिफ्ट होगा। डिसऑर्प्शन की तरफ को शिफ्ट होगा तो मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज, तो एड्सॉर्प्शन घटेगा। अब बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज हुआ, इट रीचेस अ सर्टेन मैक्सिमा एंड देन इट डिक्रीजेस। केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मैंने कहा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब ऐसा है क्यों? केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज जब शुरू में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज रीचेज अ मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया और आप टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो फिर डिसऑर्प्शन शुरू हो जाता है एंड देन द एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस।
फिर डीजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा और एड्जॉर्प्शन कम होना शुरू होगा। सो कुल मिला के ये कहा जा सकता है द फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अब प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। कोई सब्सटेंस कितना एड्जॉर्ब हुआ, विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज द ग्राफ between extent of adsorption and pressure at constant temperature। ये ध्यान रखें, आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर एंड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब क्या कहा मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड x per unit mass of the adsorbent m at equilibrium pressure। गैसेस के लिए भी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम प्रेशर, और अगर यहाँ पे लिक्विड होते सॉल्यूशन होते हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। द रिलेशनशिप किस किस में? बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म मेनली फेमस है, वन इज फ्रेंडलिच एंड अदर इज लैंगमायर। हम यहाँ सिर्फ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की ही बात करेंगे। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? मैंने कहा extent of adsorption, that is x upon m, x is the mass of adsorbate, m is the mass of adsorbent with pressure. It was given by Freundlich in 1909। 1909 में फ्रेंडलिच ने ये जो ग्राफ था ये प्लॉट किया था, इसलिए इसको फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। द ग्राफ बिटवीन x अपॉन m was plotted by Freundlich and is called Freundlich adsorption isotherm। अब इस ग्राफ को आप देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, प्रेशर वर्सेस x अपॉन m। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, द ग्राफ इज इस ग्राफ को हम लोग तीन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, अब मैं इसकी बात करता हूं। ये फर्स्ट पोर्शन ए। अब जरा फर्स्ट पोर्शन को आप फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को समझें। फर्स्ट पोर्शन को अब देखिए, जब कभी ग्राफ इस तरह से होता है, जब कभी इस तरह से ग्राफ होता है तो वी से क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यहां आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये पोर्शन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। द ग्राफ इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, सो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, x upon m is directly proportional to P, और x upon m is equal to K into P, where K is a constant, K is constant of proportionality। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। एट लो प्रेशर x upon m is equal to Kp, P और P raised to power 1, ये एट लो प्रेशर। अब आ जाइए आप एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे यू विल फाइंड ये ग्राफ इस तरह से, ये रहा हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर पे क्या है? द ग्राफ इज लाइक दिस। जब ग्राफ पैरेलल है इस एक्सिस के, इसका मतलब है कि जो x अपॉन m की वैल्यू है वो वही रहती है सेम, चाहे आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर लीजिए। मीन्स x अपॉन m इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। x अपॉन m प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। x अपॉन m इज इक्वल टू k, और x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू पावर 0।
मैं इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज़ टू पावर 0। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर की। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा? व्हाट हैपेंस एट इंटरमीडिएट प्रेशर? द ग्राफ इज वाज लिटिल लाइक दिस, इस तरह से था। अब हाई पे क्या था? x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज़ टू पावर 0। लो पे क्या था? k इंटू पी रेज़ टू पावर 1। इंटरमीडिएट पे ये जो p की पावर है, इट इज समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 0। ये 1 और 0 के बीच में होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन होगी। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हुआ? इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोनेंट टू विच द प्रेशर टर्म इज रेज्ड। x अपॉन m इज डायरेक्टली इक्वल टू p रेज़्ड टू 1/n। मैं कह रहा हूं कि जब प्रेशर लो था, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब प्रेशर लो था तो p की पावर कितनी थी? 1। जब प्रेशर हाई था तो पावर कितनी होगी? 0। जब इंटरमीडिएट है, ना बड़ा हाई है ना लो है, तो पावर कितनी होगी? बिटवीन 1 एंड 0। 1 एंड 0 तो फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई 1 अपॉन n। ये फ्रैक्शन है। तो x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज़ टू पावर 1 बाई n, वेयर k is constant, and this relationship, this mathematical relationship is called Freundlich adsorption isotherm। इस रिलेशनशिप को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अब ये देखें, कंबाइनली एट लो प्रेशर Kp, at high pressure P raised to power 0, and at intermediate pressure P raised to power 1 by n. It is the relationship for this relationship is called Freundlich adsorption isotherm। x upon m is equal to k p raised to power 1 by n। अब इस रिलेशनशिप में k और n क्या है? k is the constant of proportionality, n is a whole number। अब ये k और n की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड n। अब रिलेशनशिप था क्या जरा? x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज़ टू पावर 1 बाई n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप log ले लीजिए। इट बिकम्स log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू पी रेज़ टू पावर 1 बाई n। log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 बाई n log p। यहाँ मैंने दो फॉर्मूले यूज किए हैं, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस n, एंड सेकेंड वन इज log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। जब पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट है तो ऐड हो जाएगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो इट बिकम्स log k प्लस 1 by n log p। अगर आप कंपेयर करें इसको बाय द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y है, ये m है, ये x है, और ये c। अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। अगर y और x में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी स्लोप m होगी एंड c इज जिसकी स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c। y और x के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी,
जिसकी स्लोप m होगी और c इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। c इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब इसको आप कंपेयर करें, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p के साथ। तो एक ग्राफ प्लॉट किया log x अपॉन m और log p के बीच में, और ये ग्राफ सच में एक स्ट्रेट लाइन थी, मीन्स ये जो इक्वेशन थी वो सही थी, और इसकी स्लोप थी 1 बाई n। नोइंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर मुझे स्लोप की वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n। और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, अगर हमें वो पता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ log k। मीन्स अगर मुझे स्लोप और ये इंटरसेप्ट, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, इसको हम लोग इंटरसेप्ट होते हैं, अगर मुझे इंटरसेप्ट और स्लोप पता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड k। So this way we can find the value of n and k. So slope of this line is 1 by n and the intercept is log k. इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल है, इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर, सो इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज एन अप्रोक्सीमेट। और फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशंस, गैसेस के लिए क्या था? ये x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू पावर 1 बाई n। x अपॉन m इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, p इज द प्रेशर, k कांस्टेंट है, एंड 1 अपॉन n इज अ होल नंबर। अब सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? ये सॉल्यूशंस के लिए this equilibrium pressure is replaced by concentration. It is replaced by concentration. Same Freundlich adsorption isotherm applicable है for solutions only, पर solutions में the term pressure has been replaced by। अब बात करते हैं adsorption की applications की, adsorption कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, शुगर की प्रेपरेशन आप देखिए, वहां पे वी यूज एक्टिवेटेड चारकोल। शुगर की प्रेपरेशन में वी यूज एक्टिवेटेड चारकोल, हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो कलरिंग मैटर है उसको एड्सॉर्ब कर लेगा, जब उसको एड्सॉर्ब कर लेगा तो इट बिकम्स कलरलेस शुगर। कलरलेस शुगर जो बनती है गैस मास्क में, ये जो एक्टिवेटेड चारकोल के गैस मास्क होते हैं वो कुछ हार्मफुल गैसेस को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनको एड्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए माइंस में जो वर्कर्स होते हैं वो गैस मास्क यूज करते हैं विच कैन एड्सॉर्ब दीज पॉइजनस गैसेस, देयरबाय देयर लाइव्स आर प्रोटेक्टेड। तो गैस मास्क एड्सॉर्ब दीज हार्मफुल गैसेस। एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन हुई। टू रिमूव ह्यूमिडिटी, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं या कोई लेदर की आइटम खरीदते हैं तो आपने देखा होगा बीच में एक पॉच जैसा होता है, एक पॉच जैसा होता है विच वी कॉल सिलिका जेल। एक पॉच जैसा पड़ा होता है सिलिका जेल। वो क्या करता है, उसके पास के वाटर वेपर्स को, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेता है। द वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन इट, एंड एज ए रिजल्ट जो उसके साथ हमारा गैजेट पड़ा है, जो हमारी कोई आइटम पड़ी है, वो उस मॉइस्चर से बच जाती है।
तो ह्यूमिडिटी को अवॉइड करने के लिए सिलिका जेल हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, देयर बाई प्रोटेक्टिंग आवर आइटम। देन इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम इसको यूज करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से उस पर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कैटालिसिस होती क्या। कैटालिसिस हमने कल बात की थी। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट वो होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, पर खुद रिकवर्ड अनचेंज्ड, और खुद में कोई चेंज नहीं होता है, विच इज रिकवर्ड अनचेंज्ड, उसको हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। और एक कैटालिस्ट को यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह का होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब जरा बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस की। होमोजीनियस कैटालिसिस हुआ, फॉर एग्जांपल sugar plus water in the presence of acid to give glucose plus fructose। इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो इट इज एक्वस, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, सारे के सारे लिक्विड फेज में, ऑल आर इन द लिक्विड फेज। इसको होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस में when all the reactants and catalyst they are in the same phase, जब सबके सब सेम फेज में है, लिक्विड तो लिक्विड, सॉलिड तो सॉलिड, गैस तो गैस, सब सेम फेज में है, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। और होमोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ी थी, कल परसों भी बात कर रहे थे हम लोग कि होमोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है। रिएक्टेंट्स they react with catalyst to form an intermediate compound. An intermediate compound is formed. This intermediate compound reacts with reactants to give product, and catalyst is recovered unchanged। ये एक नॉर्मल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। हैबर प्रोसेस में nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, ammonia is a gas, and the catalyst used is iron molybdenum। Here it is a solid। अब रिएक्टेंट सारे गैस हैं और कैटालिस्ट सॉलिड है, इट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब हुआ व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर नॉट इन द सेम फेज, दे आर इन द डिफरेंट फेजेस। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में है, देन वी कॉल इट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए पहली जो पुरानी थ्योरी थी उसकी मैं बात नहीं करता। जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि 5 स्टेप में होगा। दे गेट डिफ्यूज्ड टुवर्ड्स द कैटालिस्ट, वो सॉलिड कैटालिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। reactants get diffused towards the catalyst। in the second step adsorption takes place। adsorption होगा reactants का, reactants get adsorbed on the surface of the catalyst। जैसे ये catalyst है, ये reactant A है और ये reactant B है, they get adsorbed on the surface of the catalyst। then the reaction between these reactants, free reactant they react together on the surface of the catalyst, on the surface of the catalyst। जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट्स बन गए, फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट्स का डिसॉर्प्शन हो जाएगा, then the products they get removed from the surface of catalyst, desorption होगा, and then their diffusion away, then they move away from it, then is the diffusion of the products away from the surface of the catalyst। तो ये थ्योरी ऑफ मॉडर्न कैटालिसिस है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए।
होमोजीनियस कैटालिसिस होता है जब रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम फेज में हो। हेट्रोजीनियस होता है जब दोनों का डिफरेंट फेज हो, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स आर इन द गैस फेज एंड द कैटालिस्ट इन द सॉलिड फेज। और ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, इट इज बेस्ड अपॉन एडजॉर्प्शन। इसको हम लोग जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।